ये जो आपका टॉपिक है प्राइस स्पेशल फ्लो मैकेनिज्म, इसको पहले देख लें। इसकी डेफिनेशन क्या है? द ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड इज द प्राइस स्पेशल फ्लो मैकेनिज्म। ठीक है जी, जो हमने भी जिक्र किया है कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होगी जो कंट्रीज़ के डेफिसिट्स आ जाते हैं, सरप्लस आ जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो उसको एडजस्ट होना होता है, उसको इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर जाना होता है। तो वो कैसे होता है? वो इसी जिस सिस्टम के तहत होता है गोल्ड स्टैंडर्ड के अंडर, उसको प्राइस स्पेशल फ्लो मैकेनिज्म कहा जाता है। अच्छा जी, अब वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से होता है। यहाँ से देखें, यहाँ लिखा हुआ है सेंस। ठीक है, अब देखें कि क्या हो रहा है कि जिस वक्त किसी मुल्क के अंदर डेफिसिट होता है, तो इसका मतलब है कि उस मुल्क की बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट का मतलब ये है कि उसके मुल्क से जो पैसे वो पॉकेट से निकाल रहा है, पे कर रहा है इंपोर्ट्स पर, वो ज़्यादा हैं, और जो उसकी एक्सपोर्ट्स पर अर्निंग हो रही हैं वो कम है। इसका मतलब है कि इस मुल्क के अंदर जो होगी ना डेफिसिट नेशन जो है, उसके अंदर मनी सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो पेमेंट्स हैं वो कम है और जो उसकी पॉकेट से पैसे निकल रहे हैं वो ज़्यादा हैं। तो जब उसकी मनी सप्लाई कम होगी तो आपको पता है कि मनी सप्लाई कम होने से नेशन के अंदर प्राइस लेवल क्या होता है? कम हो जाता है। तो जब प्राइस लेवल कम होगा तो इसकी जो है प्रोडक्ट मतलब है वो सस्ती हो जाएंगी। प्रोडक्ट सस्ती होंगी, इससे एक्सपोर्ट सस्ती होंगी, तो इसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होने लग जाती हैं, बाहर के लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। और जब वो एक्सपोर्ट्स इसकी डिमांड करते हैं तो इस मुल्क के अंदर जो डेफिसिट होता है वो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ चला जाता है। सॉरी, नेक्स्ट वो कह रहे हैं वो कंट्रीज जिनके अंदर होता है सरप्लस। ठीक है, अब सरप्लस है, इसका मतलब है कि उनके मुल्क के अंदर जो अर्निंग हो रही है वो ज़्यादा है और जिनके मुल्क से पैसे बाहर जा रहे हैं वो कम है। अब इन कंट्रीज़ के अंदर मनी सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जब मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो नेशंस के अंदर इंटरनली क्या होता है? इंटरनल प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सरप्लस नेशन जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में था, उस मनी सप्लाई ज़्यादा हुई है सरप्लस की वजह से, तो उसके मुल्क में इंटरनल प्राइस लेवल ज़्यादा हो गया है। अब क्या होगा कि उसके लिए जो है उसकी प्रोडक्ट जो है वो बाहर वालों के लिए महंगी हो जाएंगी, और उस वक्त क्या होगा कि इसको जो सरप्लस हुआ हुआ था बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो वापस कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी इतनी प्रोडक्ट लोग बाहर से ख़रीदेंगे नहीं, क्योंकि इसकी चीज़ें महंगी हो गई हैं। इम्पोर्ट्स भी महंगे हो जाएंगे इनके लिए, और दूसरा जो है एक्सपोर्ट्स बाहर वालों के लिए महंगी हो जाएंगी, तो वो इसकी डिमांड कम करेंगे। इसी वजह से इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट वापस इक्विलिब्रियम की तरफ चला जाएगा, बैलेंस की तरफ चला जाएगा। और जो हमने पहले बात की डेफिसिट नेशन की, उसका जिस वक्त हुआ है ना प्राइस लेवल कम हुआ है, तो उनका सिर्फ ये नहीं हुआ कि उन्होंने एक्सपोर्ट्स ज़्यादा की, वहाँ पे ये भी होता है कि डेफिसिट जिस नेशन का होता है वहाँ पर इंपोर्ट्स भी वो कम कर देते हैं, ताकि उनका जो डेफिसिट है वो कम हो। एक्सपोर्ट ज़्यादा होती हैं और इंपोर्ट्स कम होती हैं। अच्छा जी, अब आगे हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये सारा प्रोसीजर काम करता है। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि जो रिडक्शन हुई थी इंटरनल प्राइसेस में डेफिसिट नेशन के अंदर, वो किस चीज़ का रिजल्ट था कि वहाँ मनी सप्लाई कम हुई थी। और क्यों कम हुई थी? क्योंकि मुल्क में गोल्ड की सप्लाई जो है वो भी कम हो गई थी। अब कह रहे हैं ये सारा जो है ये रिलेटेड है जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्लासिकल्स ने दी थी उसके साथ। ये जो एम वी इक्वल टू पी क्यू, ये है आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की इक्वेशन। एम यहाँ पर है आपके पास मनी सप्लाई, वी है वेलोसिटी ऑफ मनी, पी है प्राइस लेवल, और क्यू क्या है आपका जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है पूरी नेशन में जो प्रोड्यूस हो रही है। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपकी जो वेलोसिटी होती है वो भी कांस्टेंट होती है ओवर टाइम, और जो आपकी क्यू है आउटपुट है वो भी कांस्टेंट होती है ओवर टाइम, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता। अब इसकी क्यों नहीं आता उसका जो है वो यहाँ पर रीज़न दिया गया। वो कह रहे हैं कि जो क्लासिकल्स हैं उसका एक एजम्पशन था कि प्राइसेस, वेजेस और इंटरेस्ट रेट जो हैं ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ फ्लेक्सिबल होते हैं। उन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमीज होती है ना उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो ऑटोमेटिकली उनका जो है ना एडजस्टमेंट आ जाती है इकोनॉमी के अंदर, और जो इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम पैदा हुआ होता है वो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ चला जाता है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो वो वापस फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ चली जाती है, या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चली जाती है, और जो आउटपुट है उसमें इंक्रीज आता है, और इन्फ्लेशन भी नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? कि जिस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है तो लेबर डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, लेबर की डिमांड
कम हो जाती है जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है इकोनॉमी में, तो उसके बाद क्या होगा, वेजेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। हालांकि जो केन्स ने कहा था कि वेजेस फिक्स फ्लेक्सिबल रिजिड होती हैं, सॉरी डाउनवर्ड, लेकिन ये क्लासिकल्स का था कि वो डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों तरफ फ्लेक्सिबल है। अब जो वेजेस कम हुई है तो अब लेबर जो है वो सस्ता हो गया, तो लेबर की जो डिमांड है वो वापस वो हायर कर लेते हैं, और क्योंकि अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो वो सस्ते लेबर को हायर करते हैं, आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, और फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन हासिल हो जाता है। क्योंकि आपको पता है ना कि जो वेजेस कम हो रही हैं, इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर लोगों के पास जो पैसे जा रहे हैं वो भी कम हैं, वो ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे, जब डिमांड में इंक्रीज़ नहीं आएगा इतना ज़्यादा तो उस पर प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ नहीं होंगे, तो इन्फ्लेशन नहीं आएगा, तो वो क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इस तरह से अचीव किया जा सकता है। तो आउटपुट जो है उसको भी कॉन्स्टेंट रखा, आउटपुट कांस्टेंट रहती है ओवर टाइम, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ओवर टाइम। अब वो क्या कह रहे हैं कि पीछे आपके पास क्या बचते हैं, एम और पी। कह रहे हैं कि जो प्राइसेस में चेंज आता है ना वो कम और बेश इसी का मनी सप्लाई में जो चेंज होता है उसी का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वो क्या बता। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका एग्जैक्टली अब वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले एक नेशन थी, वहाँ जहाँ पर था डेफिसिटेशन थी, वहाँ पर गोल्ड में पेमेंट्स उन्होंने निकली, तो उनके मोल से गोल्ड की सप्लाई कम हुई, मनी सप्लाई कम हुई, उनकी जो प्राइसेस थी वो कम हो गई। जैसे कि अगर मनी सप्लाई 10% कम हुई है तो जो प्राइसेस है वो भी 10% कम हो जाएंगी। इस नेशन में क्या होगा कि इनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी और बाहर के लोग एक्सपोर्ट खरीदेंगे, इनके लिए इंपोर्ट्स महंगी होंगी, तो ये इंपोर्ट्स कम कर देंगे और इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट वापस इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, डेफिसिट खत्म हो जाएगा। अब ऑपोजिट होगा सरप्लस नेशन में, वहाँ पर ज़्यादा तादाद में गोल्ड की सप्लाई मुल्क में आ रही है, पेमेंट्स हो रही हैं, ये उनके मुल्क में सरप्लस है। मुल्क में जब उनकी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, उनकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी, उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी, महंगी होने की वजह से उनकी इंपोर्ट्स जो हैं वो उनके लिए हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, वो इंपोर्ट्स की तादाद ज़्यादा कर देंगे। और इस सूरत में क्या होगा, अच्छा इसका जो है ना जो रियल लाइफ हमने पहले पढ़ा ना उससे डिफरेंट है इफेक्ट, और यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये हम गोल्ड स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, ये वो सिस्टम है जो अबैंडन कर दिया गया है, इसी वजह से इसके अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो डिफरेंट हैं, जो नॉर्मल इकोनॉमीज में होता है वो नहीं है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं इस पूरे चैप्टर में या इससे पहले। ठीक है, तो जो सरप्लस था नेशन में वो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ चले जाते हैं, ये सरप्लस और डेफिसिट जो है ये ख़त्म होते हैं, और ये सारा जो है प्रोसीजर चलता रहता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपने जो है ना बस छोटा सा इसको करना है। वो कह रहे हैं जी जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है उसके अंदर क्या होता था कि वो दो कंट्रीज ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट जो हो रही है ना वो कह रहे हैं कि दो वजह से होगी। एक तो हमने देखा था कि इसके इंटरनल प्राइसेस नेशंस जिसमें डेफिसिट और सरप्लस है उनकी इंटरनल प्राइसेस है जो एडजस्ट होती हैं, जिसकी वजह से ये मतलब ज़्यादा या कम होती है, इसकी वजह से वापस इक्विलिब्रियम बहाल होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब वो ये कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबल सिस्टम में क्या होता था जो हमने पहले पढ़ा है उसमें देखते थे कि बैरून मुल्क प्राइस लेवल क्या हो रहे हैं, कि उनके मुल्क में इन्फ्लेशन आ रहा है या उनके मुल्क में करेंसी अप्रिशिएट हो रही है जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट होता है, इसमें इंटरनल प्राइसेस का रोल है। सेकेंडली यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट जो होती है उसका उसके अंदर रोल है डिमांड और सप्लाई जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए है उनकी इलास्टिसिटीज़ का। ठीक है, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं वो भी डिटरमिन करते हैं कि किस तरह से ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट किस हद तक इफेक्टिव होगी और इस पर इम्प्लीमेंट होगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं कि डेविड ह्यूम जो है उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था प्राइस स्पेशी फ्लो मैकेनिज्म 1752 में। उससे पहले उसने किस व्यू में दिया था कि जो मर्केंटलिस्ट थे वो कहते थे कि जो नेशन जिसमें गोल्ड ज़्यादा होता है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, तो नेशंस को चाहिए कि अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दें ताकि गोल्ड की अर्निंग ज़्यादा हो, मुल्क में गोल्ड ज़्यादा आए, और अपनी इंपोर्ट्स में वो कम कर दें ताकि गोल्ड की सूरत में आपको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़े और आपके मुल्क में गोल्ड की सप्लाई कम ना हो। लेकिन जब ह्यूम ने ये सारा इंट्रोड्यूस करवाया उसने कहा कि आपको लग रहा है कि मुल्क में गोल्ड की सप्लाई ज़्यादा होना बेहतर है, जबकि ऐसा नहीं है। जो है ना गोल्ड की सप्लाई ज़्यादा होगी, सरप्लस नेशन में भी हमने पढ़ा कि वहाँ पर मनी सप्लाई ज़्यादा होने से प्राइसेस ज़्यादा होने से एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं और जो आपको अर्निंग हो रही है वो भी कम हो जाती है और इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाती हैं। और सारा पॉइंट ही ये था कि मुल्क में जो अर्निंग्स हो रही हैं एक्सपोर्ट की बेस पे या एक्सपोर्ट बढ़ाएं, वो आपका ऑपोजिट हो जाएगा अगर आप इस पॉलिसी को फॉलो करें कि मुल्क में गोल्ड की सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, तो ये सारा लॉजिक जो है वो इसी ने दिया था ह्यूम ने, और उसने कहा था कि जो भी सरप्लस डेफिसिट है वो एलिमिनेट हो जाता है जिस वक्त प्राइस लेवल पर इफेक्ट होता है।
लास्ट में वो बता रहे हैं जो पैसिवली अलाउइंग वाला पैराग्राफ है, इसमें वो कह रहे हैं कि जिस वक्त सारा हो रहा था ना कि मनी सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज से प्राइस लेवल इफेक्ट होना शुरू हो जाता है और सारा ट्रेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इससे मॉनेटरी अथॉरिटी जो है उनका कंट्रोल बड़ा कम हो जाता है अपने मुल्क के अंदर मनी सप्लाई को डिटरमिन करने का। तो ये चीज़ जो है ये मुश्किल पैदा कर सकती थी मुल्क की अथॉरिटीज़ के लिए, जिनके हाथ से निकल जाना था कंट्रोल अपने मुल्क की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसका। तो कह रहे थे क्लासिकल जो थे उनका ख्याल था कि सारा कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, तो हमें इस बात के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। लेकिन ये जो है ना सारा कुछ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट में छोड़ देना वो डेफिसिट और सरप्लस नेशंस के लिए अच्छा नहीं है। इसको फिक्स करना होता है, डिटरमिन करना होता है और उसी के साथ ये सही होता है। लेकिन ये अब लास्ट लाइन में जो लाइन है इसकी वो क्या कह रहे हैं, On the contrary, the rules of the game of gold standard required a deficit nation to enforce the adjustment process by further restricting credit in a surplus nation to expand credit further। तो बस यहीं पर जो है आपका जनाब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बेशक लास्ट पैराग्राफ आप ना करें, ये सिर्फ आपके रीडिंग के लिए ही था। ऊपर तक आप कर लें और बस इसको समझना है और इसको आपने इस पर इसी तरह से करना है। ठीक है, शॉर्ट में करना है, इससे ज़्यादा कंप्लीट नहीं करना। आपका ये चैप्टर जो है यहाँ से कंप्लीट हो गया।